हेलो बच्चों, कैसे हो? तो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम में अब एग्जैक्टली 2 महीना बाकी रह गया। तो अब जो नहीं पढ़ा होगा साल भर वो भी अब पढ़ने लगेगा, सीरियस हो गया होगा। और पढ़ाई क्या, रट्टाफिकेशन चल रहा होगा। ज़्यादातर बच्चे देखता हूँ कि बस आंसर क्वेश्चन रटते रहते हैं। और एक स्टूडेंट लाइफ में हमारे यहाँ भी कहावत था कि रट्टाफिकेशन इज़ द बेस्ट वे ऑफ क्वालिफिकेशन। लेकिन ऐसा नहीं है, रट के नहीं, समझ के पढ़ना चाहिए। चलो, 10th के बाद जब 11th में जाना तो कम से कम अच्छे से पढ़ना, ठीक है? जो 11th में साइंस लेगा उनको मेडिकल इंजीनियरिंग फेस देना रहेगा। तो बिना अच्छे से पढ़े, कॉन्सेप्ट क्लियर किए पढ़े नहीं होगा, सिर्फ बात सुनने से काम नहीं चलेगा वहाँ पे, ठीक है? और अभी के लिए 10th के लिए भी घबराने की बात नहीं है, 2 महीना टाइम है, 2 महीना में भी अच्छी तैयारी हो सकती है। और हम लोग 2 महीने के क्रैश कोर्स भी लेके आए, इसमें हम आपका सारा सब्जेक्ट जो है वो सारा कंप्लीट कोर्स कवर करेंगे। और ढेर सारा PYQ, खासकर जो 50% तो ऑब्जेक्टिव भी आता है। और वो ऑब्जेक्टिव भी कहते 100 में से 50 करना है, 80 में से 40 करना है। अगर उतना भी नहीं कर पाए तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे। तो कम से कम यहाँ जो है हमारा सारा हर चैप्टर लगभग वन शॉट का रहेगा, उसमें हम सब तो भी एक्सप्लेन करेंगे और ढेर सारा ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ऑब्जेक्टिव में PYQ वगैरह जो है, जो आया हुआ है बोर्ड लेवल के क्वेश्चन, और कुछ तो इवन 11th या डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो टेस्ट होते हैं उसके भी कुछ क्वेश्चन, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर इतना कर लिए तो कोई बोर्ड एग्जाम का कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, कम से कम ऑब्जेक्टिव वाला। और सब्जेक्टिव भी आप अच्छे से कर सकते हैं, जो हम अगर जो पढ़ाएंगे, अगर जो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करेंगे उसको समझ लिया तो सब्जेक्टिव वाला भी कर लेंगे। और ये यूट्यूब के साथ साथ हमारे ऐप पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो 2 महीने का क्रैश कोर्स हम लोग शुरू कर रहे हैं। ऐप पे आप स्टोर में जाएंगे, वहाँ बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम का जो है क्रैश कोर्स का कोर्स दिखेगा। उसको खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है, आप क्लिक कीजिए, उसमें सारे कंटेंट अनलॉक रहेंगे। साथ ही टेस्ट सेक्शन में नेक्स्ट वीक से हम लोग मॉक टेस्ट भी रखेंगे, जो भी पढ़ाएंगे उसका मॉक टेस्ट लेते रहेंगे ताकि अच्छी तैयारी होती रहे। तो चलिए, घबराने की बात नहीं है, ठीक है? अभी भी 2 महीना है, पेन ले लो। शुरू करते हैं पहला चैप्टर फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन। अपवर्तन जो है हम अलग लेक्चर में कवर करेंगे, इसमें प्रकाश का परावर्तन वाला पार्ट कवर करेंगे। प्रकाश, किसी वस्तु को हम, किसी भी चीज़ को हम देखते कैसे हैं? जब प्रकाश जो है उस वस्तु से परावर्तित होकर हमारी आंखों में पहुंचता है तब हम उसे देख पाते हैं। इसलिए जब प्रकाश न हो, अंधेरा हो, तो बहुत सी चीज़ें हम नहीं देख पाते। लेकिन जब कहीं से प्रकाश पहुंचे, उससे टकरा के परावर्तित होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, फिर हम देख पाते हैं। प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है, वो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश का वेग जो होता है वो निर्वात में 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और प्रकाश जो है वो दोहरा स्वभाव प्रदर्शित करता है, जैसे कि कण की तरह भी और तरंग की तरह भी। हालांकि बहुत पहली एक धारणा ये रही कि वो कण है, पार्टिकल है। फिर एक धारणा ये रही कि वेव है, तरंग है। फिर जो है क्वांटम थियरी आया, जिसने उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो आप हायर क्लास में पढ़ेंगे, अभी के लिए जान जाइए कि वो दोहरा स्वभाव जो है प्रदर्शित करता है, डुअल नेचर एग्जिबिट करता है। कौन कौन सा? पार्टिकल और वेव, यानी कण और तरंग दोनों का। तो प्रकाश की वजह से हम चीज़ों को देख पाते हैं। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, वो सीधी रेखा में गमन करता है, दोहरा स्वभाव प्रदर्शित करता है, कण और तरंग दोनों का। और उसकी जो गति होती है, वेग होता है, वो निर्वात में 3×10⁻⁻⁻मीटर पर सेकेंड। या किलोमीटर में अगर दे दे तो 3×10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड। मीटर को किलोमीटर बदल दिया तो ये देख लेना। मीटर जनरली मीटर में पूछता है तो 10⁸ होगा, किलोमीटर पूछ दिया तो 10⁵ होगा। परावर्तन के नियम, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। एक तो ये कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये बराबर होता है। तो दूसरा नियम क्या है कि आपतन किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे अभिलंब, ये तीनों एक ही समतल में, एक ही प्लेन में होते हैं। तो क्या है, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई मिरर है, तो ये आपतन किरण है, तो जिस बिंदु पे ये आकर के टकराएगा उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। तो जैसे एक टेंजेंट खींचा और यहाँ पे एक अभिलंब ड्रॉ कर दी थी, एक अभिलंब हो गया। इस बिंदु पे टकराने के बाद ये परावर्तित होगा।
ये आपका परावर्तित किरण हो गया, या आपतन किरण, परावर्तित किरण या विलंब। ठीक है, ये तीनों एक ही समतल में होंगे। और ये आपतन किरण और अभिलंब के बीच के जो कोण होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण, इसको आई से, और ये अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण होगा वो परावर्तन कोण यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर से। तो ये दोनों बराबर होते हैं। ये जो है, चाहे आपका गोलीय सतह हो, गोलीय दर्पण हो, या आपका प्लेन सतह हो, या आपका समतल सतह हो, समतल दर्पण हो, सब पे लागू होता है। यहाँ भी आपका आपतन किरण है, ये एंगल ऑफ ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट यानी कि आपतन बिंदु है, परावर्तित किरण है, तो यहाँ पे अभिलंब है, ये इनका आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये दोनों बराबर होंगे और ये तीनों एक ही समतल में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। समतल दर्पण, तो समतल दर्पण का सबसे कॉमन एग्जांपल क्या है? घर में शीशा होता है, इसमें देखते हैं हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, हर घर में होता है। तो समतल दर्पण में क्या होता है कि आपका सीधा इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनेगा, वो सीधा होगा, आभासी होता है, काल्पनिक होता है, सीधा होता है, बराबर होता है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब, उतना ही बड़ा उसका इमेज होगा। और दर्पण के सामने जितनी दूरी पे वस्तु होगा उतनी ही दूरी पे अंदर इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो समतल दर्पण में सीधा, आभासी या काल्पनिक, जो कहिए सीधा और काल्पनिक बनेगा, बराबर बनेगा, और जितना सामने रखा रहेगा जितना दूरी पे उतना ही दूरी पे अंदर बनेगा। बस एक चीज़ होता है, साइड में ये उल्टा हो जाता है, लेफ्ट राइट में और राइट लेफ्ट में, दाएं साइड वाला बाएं साइड में दिखेगा, बाएं साइड वाला दाएं साइड में दिखेगा, पास तो परिवर्तित हो जाता है ये। जैसे कि देखिए यहाँ पे इधर लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट में दिख रहा है। और ये साइज बराबर होता है, इसका मतलब क्या, एक आवर्धन होता है ना, मिरर जो है चीज़ को कितना बड़ा या छोटा कर पा रहा है, यानी कि वस्तु जितना है उससे कितना बड़ा या छोटा प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसके रेशियो को आवर्धन कहते हैं, मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है, प्रतिबिंब की हाइट बटे वस्तु की हाइट, तो इसमें तो दोनों बराबर होता है, यानी एक हो जाएगा। तो ये भी पूछ लेते हैं समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, तो एक होता है, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं, प्रतिबिंब की हाइट और बिंब की हाइट दोनों बराबर होता है, तो ये एक होता है। तो गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण समझ लीजिए कि किसी गोले का एक भाग को हमने कट कर लिया है, ठीक है, तो कट कर लिया तो क्या होगा, या तो हम परावर्तित सतह इसको बना सकते हैं, अंदर वाले को या बाहर वाले को। तो जब ये आपका परावर्तित सतह जो है, जो परावर्तन वाला सतह जो अंदर का होगा, तो इसको हम अवतल दर्पण कहते हैं। एक साइड दर्पण को बनाने के लिए क्या करते हैं, एक साइड को खूब स्मूथ पॉलिश कर लेते हैं, दूसरे साइड पे कोटिंग कर देते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश परावर्तित हो सके, वही दर्पण हो जाता है। समतल दर्पण में वही करते हैं। आपने देखा होगा घरों में शीशा एक साइड कोटिंग रहती है, एक साइड खूब चमकीला रहता है, एक तरफ पॉलिश कर दीजिए, दूसरे साइड कोटिंग कर दीजिए। तो जो अंदर वाले सतह से जहाँ पे अगर परावर्तन होती है अवतल है, और जहाँ ये बाहर उभरा हुआ भाग है वहाँ से अगर परावर्तन है हो रहा है तो उत्तल, उत्तल दर्पण है। अभी सारे टर्म्स है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र, त्रिज्या, मुख्य अक्ष, इसको समझ लेते हैं। तो मान लो ये आपका एक दर्पण है, तो ये दर्पण का जो बीच में एकदम जो मिड पॉइंट होता है, बीचों बीच वाला, इसको ध्रुव कहते हैं, पी से डिनोट करते हैं। जो उसका जो भी आर्क टाइप का जो है, इसका जो मिड पॉइंट है, जो बीच का बिंदु है, इसको ध्रुव बोलते हैं। और ये जिस गोले का भाग है, मान लीजिए किसी गोले का भाग होगा, इसका जो केंद्र होगा उसको वक्रता केंद्र बोलते हैं। और ये वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, केंद्र से यहाँ की दूरी कितनी होती है, अपने मैथ में भी पढ़ा होगा, इसको त्रिज्या कहते हैं। तो इसको वक्रता केंद्र है, इसको वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, आर से डिनोट करेंगे। तो वक्रता केंद्र की ध्रुव से जो दूरी होगी वो आर वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। अब क्या होता है कि ये जो मुख्य अक्ष के समानांतर जो भी किरण आएगी
तो यहाँ से परावर्तित होने के बाद वो एक बिंदु से होके गुजरेगी, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस। उसको फोकस कैपिटल एफ से दिखा देते हैं, और प्रिंसिपल एक्सिस से इस फोकस की दूरी जो है वो फोकस दूरी कहलाता है, स्मॉल एफ से दिखा देते हैं। ठीक है, जितनी दूरी आप नाम मेजर करेंगे वो ध्रुव से आप मेजर करेंगे। ठीक है, जितनी भी आप दूरी मेजर करेंगे वो ध्रुव से ही मेजर करेंगे, नापेंगे कितना दूर है। तो ध्रुव से वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से फोकस, फोकस दूरी। और क्या है, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष हो गया, जो ये वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है वो मुख्य अक्ष है। और मुख्य फोकस हो गया, फोकस दूरी हो गया। अब अपर्चर होता है। अपर्चर क्या होता है, जैसे कोई भी मिरर है तो ये जो है, ये पार्ट जो है ना एक तरह से वृत्ताकार होगा। जैसे दर्पण है तो इधर का जो फेस है उसका वृत्ताकार होगा, इस वृत्त का जो व्यास होगा इसी को उसका अपर्चर यानी द्वारक बोलते हैं। इसमें एम और एन दिखाया, ये एम एन जो है ये इसका द्वारक हो जाएगा, ये जो है इसका अपर्चर हो जाएगा दर्पण का, तो वो अपर्चर होता है, द्वारक होता है। किरण आरेख, तो जैसे दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ रखने पे कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, ये हम लोग किरण आरेख से भी पता कर सकते हैं। तो किरण आरेख, अब कोई वस्तु है तो उससे होकर के कई सारी अनगिनत लाइनें जाएंगी, अनगिनत किरण जा सकती हैं। तो लेकिन उतने की जरूरत नहीं, अगर किसी दो किरण का हमें पाथ पता है तो किस रास्ते से जाएगी, एक परावर्तन के बाद किधर से लौटेगी, तो हम उसकी सहायता से भी कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, ये पता कर सकते हैं। उसके लिए कुछ जैसे ये केसेज है जिसमें हमें पता है कैसे जाएगा किरण जो है, तो परावर्तन के बाद किस रास्ते से लौटे। तो जैसे ये मुख्य अक्ष है हमारा, तो इसके जो समानांतर जो भी जाए किरण जाएगी वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर लौटेगी। ठीक है, अवतल दर्पण में इसे जाके फोकस से होकर लौट आएगी। उत्तल दर्पण के केस में क्या होगा, ये जाएगा लेकिन यहीं से परावर्तित हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा लगेगा कि फोकस से ये किरण फोकस से होके आ रही है। या अगर ये इसकी जो परावर्तित किरण को अगर हम इधर बैकवर्ड उसको ड्रॉ करें तो जाके फोकस पे मिलेगा, ये लगेगा कि फोकस से निकल के वो किरण आ रही है। तो ये होगा समानांतर जाएगा तो फोकस से आएगा। अब दूसरा है कि अगर फोकस से जाएगा तो परावर्तन के बाद समानांतर हो जाएगा, उसी का जस्ट उल्टा है। यहाँ समानांतर जा रहा है, फोकस से होके गुजर रहा है, या फोकस से होके जा रहा है तो समानांतर हो जा रहा है। वैसे इसमें भी अगर फोकस की तरह हमने किसी को भेजें किरण को, परावर्तन के बाद वो जो है समानांतर हो जाएगा, फोकस तक तो नहीं पहुँचेगा, उसके पहले ही हो जाएगा, लेकिन फोकस की तरफ हम उसको भेज रहे हैं। ठीक है, और तीसरा केस क्या है कि जब वक्रता केंद्र से कोई जाए किरण तो परावर्तन के बाद उसी पथ पे वापस लौट आता है, जिस पथ पे जाएगा उसी पथ से वापस आएगा। इस केस में भी अगर हम वक्रता केंद्र की तरफ कोई किरण को हम भेजें, उसी परावर्तन के बाद उसी दिशा में आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि यहीं से वो वापस आ रहे हैं। ये तीन आपको पहले से पता है, इनका ही इस्तेमाल करके आप किसी वस्तु का जो है कहाँ बनेगा इमेज, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, पता कर सकते हैं। अब आएगा अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना, कहाँ बनेगा। तो जैसे होता क्या है, जैसे ये अवतल दर्पण है, ठीक है, इसका P हो गया, इसका आपका C हो गया, ये F हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया उसका, और इधर का मान लीजिए आपका इन्फिनिटी है ना। तो इसमें वस्तु कहाँ कहाँ रख सकते हैं, एक या तो इन्फिनिटी पर रख सकते हैं, दूसरा इन्फिनिटी और ये वक्रता केंद्र के बीच में कहीं रख सकते हैं, तीसरा वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं, चौथा फोकस पर रख सकते हैं, और पांचवा फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं रख सकते हैं। ये 5 केस है जहाँ पे हम वस्तु को रख सकते हैं। अब उसका इमेज कहाँ बनेगा, जब ये अनंत पे रखेंगे आप, इन्फिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, और छोटा बनेगा बहुत ही बिंदु साइज का। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे इमेज इधर होता आएगा। अब यहाँ पे आएंगे वक्रता केंद्र और इन्फिनिटी के बीच में, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन जाएगा। ये थोड़ा इससे तो अभी भी छोटा रहेगा, वस्तु से ही छोटा रहेगा,
ये वक्रता केंद्र पे आएंगे तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा और उसके बराबर बनेगा। ये भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में कहाँ रखें कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बने, तो वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र पे बराबर बनता है। अब जैसे जैसे इधर वस्तु को रखेंगे और इमेज इधर बनेगा तब इमेज बड़ा होता जाएगा। ये दो केस होता है, इन्फिनिटी पे या वक्रता केंद्र इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो छोटा बनेगा, वक्रता केंद्र पे बराबर बनेगा, और इसके बाद जहाँ भी रखेंगे तो बड़ा बनेगा। अब क्या है कि केंद्र के बाद जो है, अच्छा एक यहाँ भी तो रख सकते हैं, फोकस और केंद्र के बीच में, है ना, फोकस और केंद्र के बीच में रखेंगे तो इधर कहीं बनेगा। तब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो केंद्र और इन्फिनिटी के बीच में रखेगा, बनेगा। जब फोकस पर रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनेगा, तो वो काफ़ी बड़ा बनेगा। फिर जब इधर रखेंगे फोकस और ये आपके ध्रुव के बीच में, तो ये अब इधर तो इन्फिनिटी पे ऑलरेडी बन चुका है, तब ये पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा। ठीक है, यही केस है। जब अब आइए देखते हैं, आपने इन्फिनिटी पे रखा है, इन्फिनिटी से जो ये किरण आ रही है समानांतर आएगी। जाहिर सी बात है, कोई दो लाइन समानांतर है या तो मतलब वो कहीं नहीं मिल रहा है, वो कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिलेगा ना। तो अनंत से कोई लाइन आ रही है तो उसको समानांतर मान लेते हैं, ये समानांतर लाइन आई, देखो किरण, और ये समानांतर जो आती है तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है, तो फोकस पे बनेगा, बहुत ही छोटा बिंदु के साइज का बनेगा। तो जब अनंत पर रहेगा तो फोकस पे बनेगा, बहुत ही छोटा बिंदु साइज का बनेगा। और इसमें क्या होता है कि वास्तविक और उल्टा बनता है। अवतल दर्पण अकेले है जिसमें वास्तविक भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, छोटा भी बनता है, उल्टा भी बनता है। यानी वास्तविक और काल्पनिक भी बनेगा, और साइज में बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है। तो लेकिन ज़्यादातर केसेज क्या है, ये वाले वास्तविक और उल्टा वाले। एक ही केस है जिसमें काल्पनिक को सीधा बनता है, वो जब ये ध्रुव और फोकस के बीच में रहता है तब काल्पनिक और सीधा बनता है, आभासी और सीधा, बाकी सब वास्तविक और उल्टा बनता है। हाँ, फोकस पे वास्तविक उल्टा बनेगा, बहुत ही छोटा बिंदु साइज का बनेगा। अब क्या हुआ, क्या अनंत और ये वक्रता केंद्र यानी इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में आपने रख दिया वस्तु, तब क्या होगा, एक लाइन मान लीजिए पैरेलल आया किरण, तो वो परावर्तन के बाद फोकस से होकर चला जाएगा। दूसरा हमें मालूम है कि वक्रता केंद्र से जो जाएगा तो वक्रता केंद्र से ही वापस आ जाएगा। ये दोनों जहाँ मिलेंगे वहाँ पे, जहाँ पे दोनों किरण एक दूसरे को मिलेंगे परावर्तन के बाद, वहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। ये प्रतिबिंब देखिए उल्टा बन रहा है, नीचे की तरफ वस्तु से छोटा बन रहा है। ठीक है, और ये फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बन रहा है। कब, जब वस्तु जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है। जब सी से परे मतलब कि ये इन्फिनिटी और सी के बीच में है, तो फोकस सी के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। जब भी वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, ये याद रखना। जब काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। अब जब वक्रता केंद्र पे ही रख दें हम तो क्या होगा, एक तो जो समानांतर जाएगा फोकस से हो जाएगा, जो फोकस से जाएगा वो समानांतर हो जाएगा। ये दोनों आगे कहाँ मिल रहे हैं, यहीं पे वक्रता केंद्र पे ही मिलेंगे। ये वक्रता केंद्र पे ही, इसका कि वक्रता केंद्र पे जब रखेंगे वस्तु को तो प्रतिबिंब भी वहीं बनेगा और बराबर बनेगा। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पे ही बनेगा। ये भी पूछ सकता है कि अवतल दर्पण में कहाँ रखें कि प्रतिबिंब बराबर बने, तो वहीं बनेगा। और ये भी उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। तो ये बराबर साइज का होगा, ये बराबर साइज का कहाँ बनेगा, तो उसी पे, सी पे जब रखेंगे, सी पर, तो सी पर ही बनेगा, समान साइज का बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। अब इसका अगला केस क्या होगा कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हमने रखा, यहाँ भी हमें मालूम है कि समानांतर जाएगा, फोकस से होके आएगा, तो केंद्र से जाएगा तो केंद्र से ही होके आ जाएगा। ये आगे कहाँ मिलना है, यहाँ पे सी से परे, मतलब सी से इन्फिनिटी की तरफ कहीं, इन्फिनिटी अनंत और सी के बीच में कहीं बनेगा। ये क्या हुआ, तो वस्तु से बड़ा बन रहा है लेकिन अभी भी उल्टा बन रहा है, वही है सी और एफ के बीच में, तो सी से परे बड़ा, विवर्धित या आवर्धित बड़ा है, और वास्तविक तथा उल्टा है। अब है कि फोकस पे हम रख दें, क्या है, समानांतर जाएगा फोकस से होके, तो केंद्र से जो जाएगा केंद्र पे ही वापस आ जाएगा। ये दोनों लाइनें समानांतर हो जा रही हैं,
कहाँ मिलेंगी, तो कहीं अनंत पे जाके मिलेंगी। तो इसलिए बोलते हैं कि फोकस पे रखें तो अनंत पे बनेगा, जब फोकस पे रखें, फोकस पे, तो अनंत पे बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा, और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। अब अगर फोकस और ध्रुव के बीच में रखें तब क्या होगा, तो इस केस में क्या होगा कि हम, ये तो मालूम है कि केंद्र की तरफ से जाएगा तो केंद्र से ही आ जाएगा, और ये किसी आर, किसी जो है एंगल पर अगर हम उसको अपतित करते हैं तो उसी एंगल पे वो परावर्तित हो जाएगा। इन दोनों को हम अगर एक्सटेंड करेंगे तो कहीं पीछे जाके मिलेगा, तो ये काल्पनिक होगा और ये सीधा होगा। ठीक है, तो फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, और आभासी तथा सीधा, काल्पनिक और सीधा बनेगा। काल्पनिक है, सीधा है, बड़ा है, वो दर्पण के पीछे बनेगा। ये आपके अवतल दर्पण का सारे केस हो गए। उत्तल दर्पण में दो ही होता है, या तो अनंत पे रखिए या तो उसके फोकस, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रखिए। सॉरी, फोकस में बनता है जब अनंत पे होता है तो उत्तल दर्पण के केस में क्या है, अनंत पे रखेंगे आप, समानांतर लाइनें आ रही हैं, परावर्तन के बाद ये जाके कहाँ मिलेंगी, और कहाँ से मिलती हुई प्रतीत होंगी, फोकस पे। तो अनंत पे रखेंगे, फोकस पे बनेगा, बहुत ही छोटा बिंदु साइज का ये भी बनेगा, और ये आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण के केस में हमेशा जो है काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और छोटा बनेगा। उत्तल दर्पण के केस में काल्पनिक है तो सीधा है, जब भी काल्पनिक बनेगा सीधा बनेगा, वो साइज में छोटा बनता है। ठीक है, उत्तल दर्पण सिंपल, और दो ही बनता है, या तो अनंत पर रखेंगे फोकस पे बनेगा, या अनंत और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो ध्रुव और फोकस के बीच में बन जाएगा। जैसे अनंत और ध्रुव के बीच में रखे, सीधा गया, फोकस से होके गुजर जाएगा, वो कहता है केंद्र की तरफ डायरेक्ट कीजिए तो उसी लाइन पे आ जाएगा, तो जहाँ ये मिलेंगे काटेंगे एक दूसरे को, वहीं पे आपका प्रतिबिंब बन जाएगा। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच में कहीं बना, वो छोटा बना, और अभी भी सीधा है और काल्पनिक है। अनंत दर्पण के ध्रुव के बीच में, पीएफ के बीच में छोटा और आभासी तथा सीधा। तो उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक बनेगा, जब काल्पनिक रहेगा तो सीधा रहेगा और छोटे साइज में बनता है। गोलीय दर्पण अच्छा चिन्ह परिपाटी है। अब जो है ना, ये भी न्यूमेरिकल वगैरह पूछ दे खास कर अगर, तो उसमें चिन्ह का बड़ा महत्व होता है, तो ये पता होना चाहिए। जैसे ये ध्रुव है तो जितनी भी दूरी मापी जाएगी ध्रुव से मापी जाएगी। ठीक है, ये केंद्र है सी, ये है एफ, तो ये आपका एफ हो गया, ये आपका आर हो गया। तो जनरली जो है कहाँ रखते हैं वस्तु को, हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, बाई की तरफ, बाई साइड में। तो जाहिर सी बात है, जो आपतन किरण होगी वो कहाँ से, बाएं से दाएं की साइड में जाएगी। तो आपतन किरण की अगर दिशा में आप मेजर कर रहे हैं तो उसको धनात्मक पॉजिटिव लेंगे, और उसके विपरीत दिशा में मेजर कर रहे हैं तो ऋणात्मक निगेटिव लेंगे। तो ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में अगर यहाँ से पी से आप फोकस नाप रहे हैं तो क्या है, इसके उल्टा दिशा में नाप रहे हैं। तो अवतल दर्पण के केस में एफ भी निगेटिव होगा, आर भी निगेटिव होगा। ठीक है, ये मान लीजिए, इसको ओरिजिन मान लीजिए, इधर एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, इधर एक्स एक्सिस निगेटिव है, इधर वाई एक्सिस पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है। इधर नापेंगे तो पॉजिटिव, इधर नापेंगे तो निगेटिव, ऊपर नापेंगे तो पॉजिटिव, नीचे नापेंगे तो निगेटिव। तो वस्तु हमेशा ऊपर की तरफ रखा रहता है, यानी यू हम जो है ये यू के डिस्टेंस नहीं, मगर ये जो हाइट जो है ये पॉजिटिव रहेगा, और जब नीचे बनेगा तो निगेटिव लिया जाएगा हमेशा। ठीक है, वैसे ही जो है उत्तल दर्पण के केस में हो जाएगा। अब ये क्या है आपका उत्तल दर्पण है, मुख्य अक्ष हो गया, पी हो गया, वैसे ही यहाँ इसका कहीं एफ हो जाएगा, यहाँ कहीं इसका सी हो जाएगा, या आर हो जाएगा। तो इसमें ऐसे है, यानी इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, इसी आपतन किरण इसी डायरेक्शन में, ये एक्स यहाँ से ओरिजिन माने तो एक्स इधर पॉजिटिव है, तो इधर जो भी, तो इधर इसका एफ कितना है, पॉजिटिव हो जाएगा, आर कितना है, पॉजिटिव हो जाएगा। तो उत्तल दर्पण के केस में फोकस और त्रिज्या
धनात्मक होता है, अवतल के केस में ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है। और हाइट जो लेते हैं प्रतिबिंब की, जो ऊपर बनेगा तो पॉजिटिव और नीचे रहेगा उल्टा तो नेगेटिव। मुख्य अक्ष के ऊपर तो पॉजिटिव, नीचे तो नेगेटिव। अब दर्पण सूत्र कितना होता है? 1/f इजक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, कई बार तो इतना डायरेक्ट पूछ लेगा, अगर सॉल्व करना हो तो कितना हो जाएगा? u v एलसीएम हो जाएगा, u प्लस v ऊपर हो जाएगा, f निकालना है तो उलट दीजिए, u v बटे u प्लस v। ये भी पूछ सकता है, इस बेसिस पे आपका न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ये हो सके हाँ न्यूमेरिकल आएगा, ऑब्जेक्टिव में ना आए तो 2 नंबर 4 नंबर उसमें भी आ सकता है। और भी था ना एक, अच्छा आवर्धन बताया था ना, आवर्धन जो है एम से डिनोट करते हैं, मतलब वो किसी इमेज को कितना बड़ा या छोटा बना रहा है उस पर। एच डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, ये होता है आपका आवर्धन। और एक और याद रखना, जो त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी के दोगुना होता है, आर इक्वल टू 2f। त्रिज्या फोकस दूरी के हमेशा दोगुना होता है, यानी फोकस दूरी त्रिज्या का आधा होता है, त्रिज्या बड़ा होता है। ठीक है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण में चीज़ें बड़ी भी, इमेज बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि वास्तविक और उल्टा बनता है। तो जहाँ पे आपको बड़ा इमेज की जरूरत है वहाँ अवतल को यूज करते हैं। जैसे डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं, वो जो मिरर छोटा सा लगा के अंदर दांत वात देखते हैं ना, तो अवतल दर्पण होता है, क्योंकि वो बड़ा इमेज बना के दिखाता है। वैसे ही जो है दाढ़ी बनाने वाले जो मिरर होता है, जिसमें शेविंग मिरर जिसको बोलते हैं, तो उसमें काफ़ी नज़दीक की चीज़ें बड़ी होकर दिखती हैं, तो आपको क्लियरली दिख पाता है। तो जहाँ वहाँ अवतल दर्पण दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, डेंटिस्ट के यहाँ जो यूज होता है, दांत के डॉक्टर के यहाँ वहाँ पे यूज होता है, या गाड़ी का जो हेड लैंप होता है जिसमें लाइट निकलती है, तो वहाँ पे क्या होता है, समानांतर, जो फोकस से होकर गुजरेगा तो समानांतर हो जाती है, तो समानांतर करने के लिए जो है हेडलाइट में भी यूज करते हैं। उत्तल दर्पण का जो है मुख्य उपयोग कहाँ होता है? कार के साइड मिरर में या ड्राइवर के सामने जो मिरर लगा रहता है दर्पण, उसमें इसमें क्या होता है कि इमेज सीधा बनता है, उल्टा इमेज देख के पता चलेगा गाड़ी उल्टी दिख रही है साइड मिरर में या ड्राइवर के सामने, तो इसलिए ये सीधा बनाता है, लेकिन साइज छोटा रहता है। और इसका चूंकि परावर्तन वाला सतह ऐसे बाहर निकला रहता है, तो ज़्यादा एरिया को दिखा पाता है, ज़्यादा एरिया कवर कर पाता है, यानी पीछे का ज़्यादा चीज़ें दिख पाती हैं। तो इसका उपयोग किस में होता है? साइड मिरर में, और ड्राइवर के सामने जो मिरर लगा रहता है दर्पण, उसमें। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा हो, जब काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। अब यहाँ से हम अपना प्रश्न जो है शुरू करते हैं, क्वेश्चन आंसर। ढेर सारा प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव जो है, जिसमें जो बोर्ड एग्जाम में जो पूछे गए हैं PYQ प्रीवियस ईयर में वो भी क्वेश्चन हैं, इसमें जो बोर्ड में जिस तरह लेवल के पूछे जा सकते हैं वो भी हैं, और कुछ क्वेश्चन जो एंट्रेंस वगैरह में 11th का या डिप्लोमा इंजीनियरिंग वगैरह में होते हैं उस टाइप के भी हैं, जो बहुत डिफिकल्ट वाला नहीं, कम से कम जो कर लें तो बोर्ड का एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन आपका बाकी नहीं रहेगा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा दर्पण? अभी बताया, उत्तल दर्पण, सीधा, छोटा, आभासी। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। समतल दर्पण में काल्पनिक बनता है तो सीधा बनेगा, लेकिन बराबर साइज का बनता है। उत्तल दर्पण में छोटा बनता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव किस में बताया था? उत्तल के केस में इधर से जाएगा, और हम इधर इसका केंद्र फोकस इधर होगा, तो इस दिशा में हम मेजर करेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा, ये उत्तल। निम्नलिखित में दर्पण का सूत्र कौन सा है? F is 1/f इक्वल टू 1 + v + 1/u। कौन सा दर्पण है जिसमें किसी वस्तु का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनता है?
आवर्धित एक ही, आवर्धित मतलब बड़ा, बड़ा एक ही केस में बनता है, समतल में बराबर बनता है, उत्तल में छोटा बनता है, यानी अवतल ही एक है जिसमें बड़ा बनता है। अवतल दर्पण सीधा एवं आवर्धित, ये कौन सा केस है? जब ध्रुव और फोकस के बीच में रहता है और दर्पण के पीछे बनता है, वो होता है सीधा और आवर्धित। इसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण का आवर्धन हमेशा 1 होता है, क्योंकि इसमें वस्तु की, प्रतिबिंब की हाइट और बिंब की हाइट दोनों बराबर होता है, h'/h। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? आभासी किस में हो सकता है? उत्तल में और समतल में। कोई है? हाँ, अवतल में भी, सॉरी, अवतल में भी आभासी बनता है। अभी तो बताया, जो फोकस और ध्रुव के बीच में होता है वो तो पीछे बनता है, वो भी आभासी होता है। तो तीनों में, इनमें सभी प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर होता है। हमेशा वस्तु के बराबर किस में होगा? समतल में। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस की फोकस दूरी निगेटिव है। निगेटिव है तो अवतल। और सेलेक्ट क्यों होता है रे? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? बताया था। तो गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ का जो वृत्ताकार जो सीमा रेखा होता है, उसके व्यास को द्वारक, अपर्चर कहते हैं। ठीक है ना? किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? अब बताइए। सीधा किस में है? समतल में भी सीधा होगा, उत्तल में भी सीधा होगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, बताइए। अवतल का फोकस दूरी, ये अवतल है, इसका ये है, एफ ये है, यानी फोकस दूरी ये है। इधर पॉजिटिव, इधर निगेटिव, ऋणात्मक। अवतल का हमेशा ऋणात्मक होगा। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? हमेशा छोटा उत्तल में, अवतल में बड़ा छोटा दोनों, समतल में बराबर। समतल में हमेशा बराबर बनता है, अवतल में छोटा बड़ा दोनों बन सकता है, उत्तल में हमेशा छोटा बनता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। समतल दर्पण का आवर्धन 1 होता है। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? ये होता है ना, जिसमें बड़ा हो करना हो तो बड़ा एक ही केस में बनता है, अवतल में। समतल दर्पण की फोकस दूरी, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। यह है, तो मान लीजिए ये आपका केंद्र है, फोकस ये है ना, पड़ेगा तो केंद्र यहाँ, फोकस यहाँ होगा, इधर फोकस का यहाँ होगा। और सीधा कर दे तो समतल दर्पण सीधा ही रहेगा ना। जब सीधा कर दे तब तो कहीं अनंत पे पहुंच जाएगा, तो कर्व होगा ही नहीं कि उसका केंद्र बने और केंद्र का आधा फोकस दूरी हो, तो अनंत हो जाएगा। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होगी। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का, समान आकार का बार बार बोल रहा था, वक्रता केंद्र पे ही बस बनता है। हाँ, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, जो भी काल्पनिक होगा वो सीधा होगा, पहली बात। और दूसरा, उत्तल के केस में हमेशा छोटा बनता है ना। तो ये आवर्धित, आवर्धित में तो बड़ा होता है, तो ये भी दोनों नहीं होगा, सी है, सीधा है और छोटा। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है, उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो संबंध r का संबंध क्या बताया था? r इक्वल टू 2f, यानी कि त्रिज्या जो है फोकस दूरी के दोगुना होता है, तो फोकस दूरी त्रिज्या की आधी, जो कर। ठीक है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? वास्तविक सिर्फ अवतल के केस में मिलता है, उत्तल में भी काल्पनिक और समतल में भी काल्पनिक होता है। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? r इज इक्वल टू 2f। r कितना है? 30 है, 2 और f निकालना है, तो f कितना हो जाएगा? 30/2, यानी कि 15।
ऐसे ही पता है कि विकृता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है, तो 30 का आधे। वो तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया, वरना ऐसे ही वो, ये बीपीयू है, बिना पेन उठाए वाला क्वेश्चन है ना। ऐसे क्वेश्चन के लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन का कोण का मान क्या होगा? समतल दर्पण पे लंबवत जाएगी, उसी पे वापस आ जाएगा, तो ये 0 डिग्री। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, उत्तल में कैसा बनता है? आभासी बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। ये समझ लो, जो वास्तव में चीज़ें होती हैं उल्टी पुल्टी होती हैं, जो काल्पनिक होती हैं वो सीधा, जब कल्पना ही करना है तो सीधा ही करोगे ना। काल्पनिक हमेशा सीधा, और जो वास्तविक होगी वो उल्टा। वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, समतल में बराबर बनता है, अवतल में छोटा बड़ा दोनों बन सकता है। उत्तल है जिसमें वस्तु से छोटा किसमें बनता है? उत्तल दर्पण द्वारा तो बनता ही है, अवतल में भी बन सकता है, अवतल उत्तल दोनों हो सकता है। अवतल दर्पण छोटा ही पूछा था ना सिर्फ, वस्तु से छोटा, हाँ, वास्तविक आभासी कुछ नहीं है, छोटा दोनों में बन सकता है। अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बन सकता है, केवल आभासी केवल वास्तविक दोनों, अवतल में दोनों बनता है, काल्पनिक और वास्तविक। गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को क्या कहते हैं? ध्रुव से वक्रता केंद्र को वक्रता त्रिज्या कहेंगे, और ध्रुव से फोकस की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी। इस गोलीय दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। मोटर गाड़ी का पार्श्व दर्पण क्या होता है? साइड मिरर। उत्तल सीधा दिखाता है, छोटा दिखाता है, इसीलिए लिखा रहता है कि मिरर में जो चीज़ें दिख रही हैं वो साइज में एक्चुअली जो दिख रही है उससे बड़ी हो सकती है, साइज नहीं है उससे छोटी दिख रही है मिरर में। उत्तल दर्पण में बने प्रतिबिंब की प्रकृति, उत्तल में क्या बनता है? काल्पनिक। निर्वात में प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 8⁻10 भी दे दिया है, 8 × 10⁻3 दे दिया है, तो देख के लगाना है, कंफ्यूज मत हो जाना। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखने पर प्रतिबिंब समान आकार का जब भी बनेगा, वक्रता केंद्र पर जब रखेंगे तब समान आकार का बनता है। वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा और समान आकार का, ऊपर वस्तु नीचे उसका प्रतिबिंब उल्टा। यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 है तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 28 के आधा 14। मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में उत्तल, अभी तो बताया। प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा, ऊर्जा का ही रूप होता है ना प्रकाश। प्रकाश किसी बच्चे का नाम नहीं, जो रोशनी जो दिखाई देती है वो लाइट। समतल दर्पण का प्रयोग चेहरा देखने के लिए होता है, क्योंकि ये वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। आभासी सीधा और समान आकार का, आभासी सीधा बड़ा का नहीं होता, वास्तविक उल्टा नहीं होता, आभासी सीधा और समान आकार का। परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है? आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। आवर्धन की इकाई क्या है? आवर्धन क्या होता है? h'/h, ये रेशियो है, अगर ये भी मीटर में है ये भी मीटर में है तो कट जाएगा, कोई भी इसका इकाई नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ ये बताता है कितना गुना छोटा बड़ा हो। वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखने पर दर्पण में वस्तु के बराबर आकृति का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किस केस में? अवतल में। उत्तल में तो, समतल में तो ये है ही नहीं वक्रता केंद्र फोकस वाला। उत्तल में तो दो ही जगह रखते हैं, या तो अनंत पर रखते हैं, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं रखेंगे। ये अवतल के ही केस में था, अलग अलग हम रखते थे, और जो भी। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? बोला ना, काल्पनिक जो भी होगा सीधा होगा, कल्पना हमेशा सीधा करोगे, जब कल्पना में भी उल्टा करने लगे तो फायदा क्या है ना।
अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु को उसके वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच रखा गया है, बने प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होगा? ये बढ़िया क्वेश्चन है। अवतल दर्पण को वक्रता केंद्र, ये सी है, ये एफ है, ये पी है, यहाँ पर रखते हैं इधर तो बराबर बनता है, इधर रखते हैं तो इधर बनता है, छोटा बनता है। इससे जब इधर को बढ़ते हैं तो वस्तु इधर को कहीं बनता है और बड़ा बनता है, यानी कि एच डैश अपॉन एच। एच बड़ा होता है, एच छोटा होता है, तो क्या होगा? ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, एक से अधिक होगा। समझे ना? इससे इधर जब वस्तु रखोगे तो इमेज इधर बनेगा, बड़ा बनेगा प्रतिबिंब, तो बड़ा होगा अगर प्रतिबिंब तो आवर्धन एक से ज़्यादा होगा। गोलीय दर्पण के लिए यू वी एफ में क्या संबंध है बताते हैं? फिजिकल टू यू वी, यू गुने वी अपन यू प्लस वी, इसी रिलेशन से निकल के आ जाता है। 1/f फिजिकल टू 1/u प्लस 1/v को कर दोगे सॉल्व तो निकल के आ जाएगा, उल्टा कर दो है। अवतल दर्पण में आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? अवतल दर्पण में आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? आवर्धित इधर कहीं भी रखेंगे तो आवर्धित बनेगा, इसमें तो बराबर बनता है। यहाँ रखेंगे तो इधर कहीं आवर्धित बनेगा, इस पर रखेंगे तो इन्फिनिटी पे कहीं आवर्धित बनेगा और ये वास्तविक बनेगा। लेकिन इसके इधर रखेंगे तो आवर्धित तो बनेगा लेकिन काल्पनिक बनेगा। तो यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे तो वास्तविक बनेगा इधर और बड़ा बनेगा। इन फोकस और धुरी के बीच में रखेंगे तो बड़ा तो बनेगा लेकिन काल्पनिक हो जाएगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? वास्तविक और आवर्धित पूछ रहा है। तो वक्रता केंद्र और फोकस के, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, हाँ वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे तब बड़ा भी बनेगा और वास्तविक भी बनेगा। फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे तो बड़ा तो बनेगा लेकिन काल्पनिक हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट सब समझ लिए तो सारे क्वेश्चन होंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? किसी वस्तु द्वारा अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा। आभासी अवतल दर्पण में एक ही केस में होता है जब वक्रता फोकस और ध्रुव के बीच में हो। ध्रुव और मुख्य फोकस के, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो तभी आभासी बनता है अवतल के केस में। किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार धनात्मक मानी जाती है? धनात्मक उत्तल के केस में मानी जाती है क्योंकि इस डायरेक्शन में जाएंगे और इसका फोकस दूरी केंद्र तब इधर होता है। पॉजिटिव केस में तो ये धनात्मक मिलेगा, उत्तल के केस में। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी का मान किस दूरी से अधिक नहीं हो सकता? फोकस दूरी से अधिक नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में जब इन्फिनिटी पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है ना, और इधर कहीं रखते हैं तो इधर बनता है। तो फोकस से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता कभी, उसकी दूरी जो है हमेशा फोकस से कम ही रहेगा, फोकस दूरी से कम ही रहेगा। तो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी या तो इतना होगा या तो इससे कम होगा, फोकस दूरी से तो ज़्यादा नहीं हो सकता। कोई पूछ रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? फिर वही आ गया, उत्तल की धनात्मक होती है, अवतल की ऋणात्मक होती है। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा? m इक्वल टू एच डैश बटा एच। ऋणात्मक कब होगा? जब एच डैश निगेटिव। एच तो हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि इसको हमेशा ऊपर रखते हैं और लाइन मुख्य अक्ष के ऊपर जो नापते हैं पॉजिटिव वाई है, ये निगेटिव वाई है। तो ये जो एच डैश निगेटिव कब होगा? जब नीचे रहेगा, नीचे बनेगा। नीचे बनेगा इसका मतलब ये उल्टा बन रहा है तो उल्टा होगा। मजा?
वस्तु ये जो है यू जो है हाइट जो है वस्तु की हाइट हमेशा धनात्मक, क्योंकि हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर इसको रखते हैं। ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रहेगा तब तो ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव होगा तब ये निगेटिव आएगा। तो निगेटिव कब होगा? जब नीचे रहेगा। नीचे रहेगा मतलब उल्टा बन रहा है। समानांतर किरण पुंज को अभिषिक्त करने हेतु कौन सा दर्पण? समानांतर को अभिषिक्त करने के लिए अवतल दर्पण है, उत्तल को अपसरित करने के लिए सीधा भेजेंगे और टकरा के ऐसे फैल जाता है उत्तल में। अवतल में क्या होता है? सीधा जाता है, टकरा के फोकस पे जमा हो जाता है। सॉरी। किसी कार के अग्रद्वीप में हेड लैंप में बोला था ना अवतल लगता है, यही समानांतर वो बिंब को समानांतर बना देता है, जो किरण पुंज होता है उसको अवतल। प्रकाश की किरणें गमन करती हैं सीधी रेखा में। दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो दर्पण क्या है? सीधा किस में होगा? समतल या उत्तल, दोनों में सीधा होता है। दर्पण सूत्र बताइए भाई साहब, पहला ही है, ठीक है। तो इसके साथ ही आपके ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर लिया जो आपके बोर्ड में पूछे गए हैं ऑलरेडी। पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, या बोर्ड के लेवल के हैं, या इवन कुछ एंट्रेंस 11th और डिप्लोमा में जो पूछे गए वो भी हैं। तो इतना कर लिए तो मुझे नहीं लगता कि कम से कम ऑब्जेक्टिव में कहीं आपको दिक्कत है। और इवन सब्जेक्टिव में जो आपके न्यूमेरिकल आ जाता है आजकल 2F पे या इसके आधार पे, या मैग्निफिकेशन आवर्धन वाला पे, वो तो कर ही लेंगे। चिन्हों का ख्याल रखना, अवतल के केस में एफ और आर निगेटिव है, उत्तल के केस में एफ और आर पॉजिटिव है। यू भी देख लेना, यू भी जो है यू तो निगेटिव ही रहेगा, वी किधर को बन रहा है, और ऊपर जो है रखा हुआ है तो एच डैश, एच जो है हाइट जो है बिंब की हाइट हमेशा पॉजिटिव, और प्रतिबिंब किधर है, नीचे को है कि ऊपर को है, उस हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव उसके साइन का ध्यान रखना। परावर्तन के नियम पूछ सकता है, पता ही है, 2 है। कौन कौन सा आपतन कौन परावर्तन कौन बराबर है? परावर्तन किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही समतल में होता है। बाकी जो है चीज़ें हमने दर्पण के बारे में बता ही दिया है, समतल दर्पण का बता ही दिया, उपयोग बता ही दिया, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का, समतल दर्पण का भी उपयोग बताइए आपको। तो मोरलेस आपकी चीज़ें कवर हो गई, मेन कॉन्सेप्ट भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, ढेर सारा क्वेश्चन भी करा दिया। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम अपवर्तन कवर करेंगे, फिर उसके अगले चैप्टर में हम मानव नेत्र वाला करेंगे। फिर हर 2-3 दिन पे एक लेक्चर हम डालते रहेंगे, और जो है पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है हमारे यूट्यूब पे भी लेक्चर देख सकते हैं, ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ भी कोई चार्ज नहीं, कोर्स दिखेगा लेकिन खरीदने की जरूरत नहीं है। क्लिक कीजिए, सब हम लोग अनलॉक कर देंगे, वहाँ दिखता रहेगा। नोट्स भी मिल जाएंगे, जो पढ़ा रहे हैं सब नोट्स भी मिल जाएगा उस पर। प्लस जो है आपका मॉक टेस्ट वाले सेक्शन में मॉक टेस्ट भी हम नेक्स्ट वीक से रखेंगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छी होती रहे, वो दिक्कत नहीं है। तो और आगे से जो है बिल्कुल सिर्फ वो आंसर क्वेश्चन रटने वाला काम नहीं। जब भी अगले सेशन से आप पढ़ें तो अच्छे से पहले चैप्टर को पढ़िए, फिर आंसर क्वेश्चन कीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।